हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएससी सीरीज में मार्गदर्शन के तहत आज सबसे महत्वपूर्ण इश्यूज़ पे वीडियो लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी के कॉल, मैसेज और सभी आ रहे थे कि सर एक यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें, उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उसमें किस प्रकार से हम आंसर लिखें ताकि हम मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें, तो इस पर हम डिटेल से अब चर्चा करेंगे। आप सभी इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से वीडियो लगा, उसमें क्या फीडबैक आपका रहा, वो आप ज़रूर दें ताकि हमारी टीम को एक तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसके बाद में हम इतना प्रयास करते हैं, आपके लिए वीडियो एक तरह से प्रेजेंट करते हैं, नई नई चीज़ें आपको सिखाते हैं, तो आपका इतना ज़रूर एक तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और नए नए लोगों को बताइए कि इस तरह से भी क्लासेज होती है जिसमें बिना स्वार्थ के निःशुल्क रूप से आपको जानकारियाँ दी जाती है। चलिए अब सीधा हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्ज़ाम मेंस, ठीक है, आंसर राइटिंग, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले आपको पता होगा कि क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद में मेंस होता है, तो वो क्या होता है, पूरा सब्जेक्टिव होता है, यानी पूरा लिखित पेपर होता है। उसके बाद में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5 जनों का पैनल होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर तो अभी प्रीलिम्स पे पूरी हमने अलग से 2 वीडियो बना ली है, वो आप देख सकते हो। इंटरव्यू के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो मेरा स्वयं का इंटरव्यू का मैंने डाल दिया है, वो आप देख सकते हो। अब हम सीधा मेंस के ऊपर ही चर्चा करेंगे क्योंकि यही हमारे आज के टॉपिक का सबसे प्रमुख मुद्दा है। तो अब सीधा हम चलते हैं और मेंस के इश्यूज़ को देखते हैं। मेंस के आंसर किस प्रकार से लिखे जाते हैं उसको देखते हैं। तो इसमें आपको पता होगा क्या कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं, ठीक है। 9 पेपर होते हैं जिसमें 2 क्वालिफाई नेचर के पेपर होते हैं, इंग्लिश और दूसरा हिंदी। उसके बाद में यहाँ पर 4 जीएस के पेपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक एसे का पेपर होता है और उसके बाद में 2 जो है वो आपकी सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। तो सब्जेक्ट के पेपरों के हम बाद में बात करेंगे, एसे पर हम बाद में बात करेंगे। हमारी टीम के एक सदस्य जिनको 170 प्लस नंबर आए थे उनसे जल्दी आपको मिलवाएंगे। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश के भी हम अलग से वीडियो लाएंगे। आज हमारा फिर टॉपिक रहेगा 4 जीएस के पेपरों का, ठीक है। उसके आंसर किस प्रकार से लिखे जाते हैं, एक एक चीज़ हम देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको आईएएस बनने के लिए, लबासना की यात्रा करने के लिए इतना तो धैर्य रखना ही पड़ेगा, वरना इस तरह से आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो और आईपीएल वगैरह देख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। अब हम सीधा जीएस के 4 पेपरों की बात करें तो जीएस के 3 पेपर होते हैं। उसमें क्या होता है, आजकल पहले तो सारे एक ही नंबर के क्वेश्चन आते, 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन और पूरे 20 क्वेश्चन आते थे। आजकल इन्होंने क्या कर दिया कि 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के, ठीक है। वो आएंगे 150 वर्ड के, ठीक है। उसके बाद में सेकंड 10 क्वेश्चन वो कितने नंबर के, 15 नंबर के आएंगे और वो कितने 200 वर्ड में लिखे जाने होंगे। और इस प्रकार से ये कितना हो गया, 250 नंबर का आपका पेपर होता है। तो ये तो हो गया, हमने क्या बात की, अभी नंबर की बात कर दी है। इस प्रकार से आपके ध्यान रखने की आवश्यकता है, 150 वर्ड्स और 200 वर्ड, ये आपको तैयारी करनी है। इस प्रकार से आपको अपना फोकस करना है कि आपका क्या प्रेजेंटेशन रहने वाला है 10 नंबर का और यहाँ पर 15 नंबर का। तो ये बात हो गई है। अब हम कई कॉल आ रहे थे कि सर यूपीएससी की कॉपी कैसी होती है, यूपीएससी की जो कॉपी है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले जो आपकी स्वयं जो कोई भी ए साइज़ अगर आपने देखी है पेज वगैरह, तो जैसे ये आपका रजिस्टर होता है, ठीक है, ये आपके रजिस्टर होता है। तो इसमें यूपीएससी में क्या होता है, यहाँ पर एक लाइन खींच दी जाती है इस टाइप से और एक यहाँ पर, ठीक है। और ये मतलब एक तरह से खाली पेज होते हैं, मतलब ये लाइन खाली क्षेत्र होता है ये पूरा, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे होता है और यहाँ पर क्या होता है, आपका क्वेश्चन लिखा होता है, ठीक है। क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होता है, ये क्वेश्चन लिखा होता है। अब इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ आप कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ आप इसमें होता है कि नंबर दिए जाएंगे, जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपके नंबर देंगे, वो आपके रिमार्क लिखेंगे। तो ये खाली स्थान छोड़ा होता है, इसमें ही आपको पूरा आंसर लिखना होता है और यहाँ तक होता है। उसके बाद में डबल पेज हो जाएगा, जैसे 10 नंबर का तो उसमें 2 पेज होंगे और जो 15 नंबर का उसमें 3 पेज होंगे, सीधी सी बात है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये रहेगा कॉपी का फॉर्मेट, आपके लिखने की कॉपी का फॉर्मेट ये रहेगा। अगर मैं एक तरह से मेरे पास ये जो रजिस्टर है इसका मैं आपको थोड़ा सा एक पेज दिखा भी देता हूँ कि ये रहेगा इस तरह से। इसमें यूपीएससी नहीं लिखा रहेगा, बस ऐसे ये रहेगा और यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा
ठीक है, और ये खालिस्तान है, ठीक है, इसमें आपको मतलब कुछ नहीं लिखना है आपको। और यूपीएससी क्या करती है आजकल, यहाँ जो कोई लिखता है तो उनके नंबर काट देती है। आपने पिछली बार यूपीएससी के द्वारा जो जारी हुए थे मेंस में किस प्रकार से मार्किंग हुई है, तो वो उसने लिखा था। तो ये बात हो गई है, आज हमारी कॉपी होती है, ये बात हो गई है। अब हम सीधा आंसर पे चलते हैं कि क्या क्या आपको सावधानी रखनी है या क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो सबसे सावधानियाँ, क्या सावधानियाँ या मतलब क्या चीज़ें शामिल हो, पूरा चीज़ें अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 3 घंटा है, ठीक है, 3 ओवर में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। सीधी सी बात है, 20 क्वेश्चन करने हैं, यानी लगभग आपको 4000 शब्द लिखने हैं। कितने? 4000 शब्द आराम से लिख सकते हो। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह से आपने इतिहास पढ़ा होगा, युद्ध में जाने से पहले उनके जो सैनिक होते थे या फिर जो सेनापति होता था, वो सारा अपना बाहर होमवर्क करके अंदर जाता था। तो वही सेम है कि आपको टेस्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा आंसर लिखने होंगे, उसके बाद ही आप प्रवेश करोगे तो आसानी से इस टारगेट को अचीव कर लोगे। तो पहली चीज़ होगी स्पीड, ठीक है। कई लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं, 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं, 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है, 20 के 20 क्वेश्चन करने जरूरी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो बिल्कुल आपको करने ही पड़ेंगे। और मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि, और हमने जो हमारे आसपास के सिलेक्शन हुए और मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है और हमने कई छात्रों के ऊपर इसका ट्रायल किया, तो यही है कि जिसने 20 क्वेश्चन किए हैं और अच्छे से समझ के किए, उसका सीधा इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कई टॉपर्स बताएंगे कि मेरे तो 15 क्वेश्चन मैंने किए थे हो गया, तो वो पूरी तरह से निराधार रूप से वो झूठ है। और मेरा मानना है कि उसका नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि जो टॉपर होता है उसके 100 नंबर अगर आते हैं, तो अगर क्वेश्चन छूटते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो दूसरी चीज़ हो गई, आपको क्वेश्चन पूरे के पूरे करने हैं। टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है कि क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई प्रीलिम्स पास करके आएगा तो सीधी सी बात है, उसने कुछ तो पढ़ा ही है, ठीक है। और 10 लाख जो भी छात्र भेजा, मतलब मेरा मानना यह है कि सारे सीरियस एस्पिरेंट ही होते, सब चाहते हैं कि हम लबास ना पहुँचे, सब चाहते हैं कि इस बने। तो मेन क्या होता है, क्वेश्चन को कई बार समझ नहीं पाते कि उसने बोला क्या है, उसके पीछे टेल वर्ड होते हैं। जैसे आपने सुने होंगे आलोचनात्मक, ठीक है, आलोचनात्मक, समालोचनात्मक क्या होता है, आलोचनात्मक क्या होता है, विवरण दीजिए क्या होता है, डिस्कस कीजिए क्या होता है, व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, ये शब्द होते हैं। इनके कुछ तो मीनिंग होंगे, तो सभी के मीनिंग्स किस प्रकार से उसमें फिर आंसर चेंज हो जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो वो चीज़ समझनी और क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, तो ये चीज़ आती है। तो पहली तो ये 3 सावधानियाँ आपको बहुत ज़्यादा ही बरतनी होगी। मतलब आप लिखने जाते हो मेंस, तो इसमें 3 चीज़ें ये अगर आप ध्यान रखते हो तो आप एक तरह से इंटरव्यू कॉल के बहुत नज़दीक आ जाओगे। अब आता है कि आपको टॉप करना है या सिलेक्शन लेना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, यानी आंसर में क्या क्या होना चाहिए। तो आंसर में, क्वेश्चन आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली बात हमने देख ली थी कि भाषा थोड़ा ठीक होनी चाहिए। सीधी सी बात है भाषा, क्योंकि मेन क्या चीज़ है कि प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव है और मेंस में इस कॉपी में ही आप अपना भाग्य लिखते हो, कॉपी में ही आप अपना भाग्य लिखते हो। इसी भाग्य के आधार पर आपकी यात्रा तय होती है। इसमें केवल और केवल आपका जो लिखा हुआ ज्ञान है वही जाएगा, आप कौन हो इसमें किसी प्रकार का कोई पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो भाषा थोड़ी सुंदर हो, ठीक हो, मतलब ज़्यादा राइटिंग का कोई खेल नहीं है यहाँ पर, कोई सुरती लेख यहाँ पर प्रतियोगिता नहीं हो रही है, बल्कि एक ठीक है भाषा थोड़ी समझ में आनी चाहिए और चीज़ें आपने क्या लिखी है वो मतलब एग्जामिनर तक पहुँच जाए, बस इतना खूब है। बाकी कई लोग ये होते हैं कि 1-2 साल तक कि सर मैं पहले मैं थोड़ी हेड राइटिंग सुधार लूँ उसके बाद तैयारी करूँगा। तो 2 साल हेड राइटिंग सुधारने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक ठाक आपकी है तो मेन चीज़ हो जाएगी। उसके बाद में वो अभी बात कर ली थी, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद में सीधा आरंभ करना है। क्वेश्चन के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला इंट्रो, ठीक है, इंट्रो होता है। उसके बाद में मेन बॉडी होती है, ठीक है, मेन बॉडी होती है। उसके बाद में कंक्लूजन होता है। 3 पार्ट ही होते हैं क्वेश्चन के आंसर के, क्वेश्चन के आंसर के 3 पार्ट होते हैं। इन 3 भागों में इसको आपको तीनों भागों को लिखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। एक तरह से पूरा व्यक्ति होता है, उसके सर होता है, उसका धड़ होता है, उसमें पैर होते हैं। वैसे एक क्वेश्चन फॉर्मेट में इंट्रो होता है, मेन बॉडी होता है, निष्कर्ष होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब ये है कि क्वेश्चन आपने ढंग से समझ लिया और ठीक ठाक लिख लिया तो आपको जो एवरेज नंबर है वो तो दे दिए जाएंगे, लेकिन एवरेज से काम नहीं चल रहा है। आधा नंबर, एक नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको कैसे बढ़ाए, तो वो चीज़ फिर आती है कुछ रचनात्मकता।
ठीक है, क्या करनी होगी, कुछ रचनात्मकता कार्य करना होगा, क्रिएटिविटी कुछ चीज़ें करनी होगी। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो। फ्लो चार्ट का कैसे यूज कर सकते हो, जैसे माना कोई शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पे क्वेश्चन आता है। हमने पॉलिटी के 2 लेक्चर पहले से दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि पॉलिटी को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो इसमें आपने सीधा लिख दिया कि शक्ति का मतलब पावर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, पावर ऑफ सेपरेशन। तो इसके आपने 3 भाग बना लिए, सबसे पहले विधायिका, उसके नीचे क्या आ जाएगा, कार्यपालिका, और लास्ट में न्यायपालिका। मतलब ये फ्लो चार्ट हो गया। अब इसमें से आपने ये बना दिया, इसके नीचे कुछ लिख लिया, इसके नीचे कुछ लिख लिया, तो ये चीज़ होगी फ्लो चार्ट की, ठीक है। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट मतलब इस तरह से, अगर कोई ये जैसे हो गया कोई गोला, ठीक है। अब यहाँ पर माना कि आपसे कोई आ गया कोयले के ऊपर या विद्युतीय ऊर्जा के ऊपर, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपने ये बना लिया तो आप यहाँ कह दोगे कि 64% जो एनर्जी है वो किससे बनती है, भारत में कोल से बनती है, और बाकी जो बची हुई जितनी है कितनी है, 36% अदर्स। इसमें भी आप भाग कर सकते हो कितनी नवीनीकरणीय है कितनी है। तो ये पाई चार्ट होता है। ये कितना सुंदर लगता है, आपने देखा होगा, जैसे इकोनॉमी के बड़े बड़े, अगर आपने योजना मैगजीन पढ़ी है, अगर आपने दैनिक जागरण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हो, इकोनॉमी में आप कभी पढ़ना, तो ऐसे खूब बनाए होते हैं। तो क्यों बनाते, अच्छा लगता तभी तो बनाते। दूसरी जैसे टेबल हो गई, ठीक है, टेबल जैसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, टेबल ऐसे बना सकते हैं। जैसे माना कोई नवीकरणीय ऊर्जा का आ गया, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के आपको पता होगा 2022 तक 175 गीगावाट निर्माण का हमने लक्ष्य बना रखा है। तो उसमें माना कि जैसे आ गया सोलर ऊर्जा, मतलब पूरा आ गया, और अपन लिखना चाहे तो सोलर ऊर्जा का कितना हो गया 100, और ऊपर अपने गीगावाट, ठीक है। इसी तरह पवन का, तो पवन का कितना हो जाएगा, 50, याद है ना, ठीक है। उसके बाद में बायोगैस का, तो बायोगैस का कितना हो गया 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया 160, और उसके बाद में जो अपना हाइड्रो बचता है, ठीक है, हाइड्रो, तो वो हो जाएगा 5, ठीक है। 60, 10 और 5, थोड़ा सा देख लेना कोई अगर त्रुटि हो तो ये मैंने कहने का मतलब इस टाइप से टेबल बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो। अब जैसे माना कोई क्वेश्चन आता है कि भारत के तटीय जो क्षेत्र है वहाँ के आर्थिक महत्व को बताइए, वहाँ की सुनामी आती है तो उसके बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको सीधे पास आपके पास अवसर आ गया है, मतलब ये भारत का मैप बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। आप यहाँ से तट बता दो कि ये तट है, ठीक है, ये तट है, इस टाइप से। तो ये मतलब क्रिएटिविटी हो गई, मतलब मैप बना सकते हो, इस टाइप के बना सकते हो, इस टाइप से बना सकते हो। ये सारी क्रिएटिविटी वर्क के अंदर आता है। इसमें एक नंबर, मतलब ये है कि कॉपी चेक कर रहा है आपके समक्ष भी, अगर कॉपी चेक आते, कुछ ऐसे मानो कि मैं खुद ही एग्जामिनर हूँ, खुद मान सकते हो, क्यों नहीं मान सकते, मानने में तो कोई है नहीं घाटा, तो खुद मानो कि अगर आपके पास ऐसा कोई आएगा ना तो आप ज़रूर देखोगे। हो सकता है शब्दों में आप नहीं जाओ, लेकिन ऐसा जब भी आएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये चीज़ हमने देखी अभी कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेट रहता है और क्या एक सिस्टम रहता है। तो कहीं आप, अगर आपने टेलीग्राम हमारा जो लिंक है वो नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक को आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आप अपने आंसर वगैरह भेज सकते हो, मैं और हमारी टीम के द्वारा वहाँ चेक किए जाते हैं। तो कहीं वहाँ पर जो हमारे पार्टिसिपेशन थे या स्टूडेंट थे उनके ये आ रहे थे कि एक मॉडल आंसर सर आप बताइए कैसे आंसर लिखे। तो मैं चाहूँगा कि अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मॉडल आंसर को लिखा जाता है। तो अभी क्वेश्चन ऐसे तो खूब है, लेकिन एक क्वेश्चन अपन क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे जीएस फर्स्ट सेकंड कोई भी ले लेते हैं, जैसे माना कोई ले लिया अपन ने जल संकट, ठीक है, कुछ भी ले लिया, जल संकट भविष्य की चुनौती है, कुछ भी बना लो और ये क्वेश्चन आएगा, 4-5 बार पहले आ रखा है, ठीक है। जल संकट भविष्य की चुनौती है, ठीक है, और ठीक है, जल क्षेत्र से या कुछ भी पानी के क्षेत्र से या जल क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों को लिखते हुए इसके समाधानों पर चर्चा कीजिए। बस ये क्वेश्चन आ गया माना। अब आपको वही अब अप्लाई करो कि इसको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर जो टेल वर्ड है मतलब वो क्या है, डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए, पहला चीज़ ये हो गया। और मेन चीज़ यहाँ पर क्या थीम है, जल संकट, ये हो गया। उसके बाद में क्या, ये तो एक मतलब यूपीएससी की लाइन होती है, यूपीएससी क्या करती है 3-4 लाइनों में अपना आंसर रखेगी, तो ये बिना मतलब की लाइन होती है या फिर मतलब सपोर्टिव लाइन होती है। फिर इसमें क्या है, जल क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ, तो ये एक तो चुनौतियाँ हो गई और इसके समाधान ये हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि जल संकट को थोड़ा बहुत इंट्रो में जल संकट आएगा,
उसके बाद में चुनौतियाँ, सीधी टू द पॉइंट चुनौतियाँ, उसके बाद में सीधा समाधान लिखना है और लास्ट में चर्चा किसकी, निष्कर्ष की। तो हल्की सी निष्कर्ष की चर्चा करके आप आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मतलब मेन फोकस आपका यहाँ रहे। हम इसके देखते हैं कि किस प्रकार से आंसर लिखा जाता है। अब अलग अलग है, कोई जल संकट को परिभाषित करेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि सीधा आपको, अगर फैक्ट आपको याद है तो फैक्ट से ही स्टार्ट कर लीजिए। अब आप सीधा लिख लीजिए कि भारत में विश्व की, ठीक है, विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, वहीं जो जल है वो 4% है, ठीक है, वो 4% है, ठीक है। जैसे आपने इतना लिख लिया। अब यहाँ पर आपने मतलब उसको सीधा बता दिया है कि जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा निवास करती है और जल है वो केवल 4% ही है, 4% ही है। तो यानी इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी आपकी प्रासंगिकता को बता दिया कि आपने यहाँ से क्वेश्चन लिया है। उसके बाद में कुछ भी लिख दो कि नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के अनुसार 21 शहरों में 2021 तक जल मतलब वाटर जीरो डे भी बोल सकते हैं, जल संकट की स्थिति है, और 40% क्षेत्र में 2030 तक जल संकट की स्थिति रहेगी। इस प्रकार से भारत में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। बस ये हो गया, ये इंट्रो हो गया 2 लाइन का, ठीक है। इसमें पूरे फैक्ट आ गए हैं, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आप किसी टॉपिक पे सीधा कीजिए, जैसे एजुकेशन पे गए, गूगल पे सर्च कर लिया फैक्ट ऑफ एजुकेशन, फैक्ट ऑफ हेल्थ सेक्टर, फैक्ट ऑफ, ऐसे करके मुश्किल से 4 पेज में आपके सारे फैक्ट एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। आराम से लिखो और नंबर पाओ, कोई समस्या ही नहीं है। तो इस टाइप से ये इंट्रो हो गया, ठीक है। अब हम सीधे किस पे बात करते हैं, दूसरे चीज़ पर, चुनौतियों पर, ठीक है, एक तरह से चुनौतियों पर। तो अब सीधा लिख दीजिए कि भारत में जल संकट की स्थिति बनी हुई है, जिसके उनके विभिन्न कारण हैं या फिर निम्न चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां क्या हो सकती हैं, पहली क्या चुनौतियां हैं, एक तो मतलब अतिदोहन, ठीक है, अभी जो जल है उसका अतिदोहन है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप देखोगे अभी जो हमारा जितना वाटर है उसका लगभग 89 या 90% तो एग्रीकल्चर में ही यूज होता है। तो इसका मतलब वहाँ ज़्यादा अतिदोहन हो रहा है। उसके बाद में जो भूजल है, ठीक है, भूजल दोहन, ठीक है, भूजल दोहन का अनियंत्रित अनुप्रयोग, क्योंकि पूरे विश्व में जो भारत है हमारा वो क्या करता है, पूरे विश्व में भारत नंबर 1 पे है भूजल के दोहन में। तो ये आपको थोड़ी सी ये पॉइंट हो गया। जैसे उसके बाद में प्रदूषण, मतलब नदीय प्रदूषण। तो नदीय जल का जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, तो इसमें आप सीधा कोट कीजिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 75% जल है वो प्रदूषित है। तो आपने सीधा एक मतलब इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये आपने लिख लिया। इस टाइप से कई चीज़ें हैं। जैसे अब दूसरा पॉइंट आप खुद से सोचिए क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे जल का अतिदोहन हो गया, भूजल का आपने लिख लिया, ये लिख लिया। उसके बाद में दूसरा ये है कि वर्षा जल का संचय नहीं होना, ठीक है, वर्षा जल का संचय नहीं होना, क्योंकि एक तो हमारे मानसून वैसे बहुत कम आता है, 4 महीने ही रहता है। उसके बाद में अगर उसका संचय नहीं करें, इसमें क्या होता है 92%, कितना 92% फिर फैक्ट है। तो 92% क्या होता है, एक तरह से अपव्यय हो जाता है। केवल और केवल हम 8%, कितना 8% ही, केवल 8% ही हम संग्रहित करते हैं। ये पॉइंट लिख लिए। 4 पॉइंट वैसे हो गए हैं। अब इसमें से एक आधा कोई पॉइंट आप जोड़ना चाहो तो लिख लो, जिसमें आधी के आधे के रूप में अपन लिखते हैं। वैसे ही कुछ भी लिख लो कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जल विवाद रहता है, जिससे एक अनियंत्रित नीति या नीति नहीं बन पाती है। इसी प्रकार से हम जल संकट के समक्ष ये निम्न चुनौतियाँ बनती है। तो आपने ये चुनौतियाँ लिख ली। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके सबकी चुनौतियाँ अलग अलग हो सकती है सबका, क्योंकि पढ़ने का एरिया और वहाँ कितना याद आता है वो अलग अलग हो सकता है। उसके बाद में आता है समाधान। क्या है समाधान? तो दोस्तों समाधान में क्या है कि जो अभी आपने लिखे थे उनका समाधान कर लो तो समाधान हो जाएगा। तो आप लिखिएगा कि भारत में जल संकट की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगर हम इन कदमों को उठाएं तो निश्चित रूप से हम जल संकट की स्थिति को समाप्त कर सकते हैं। तो अब पॉइंट लिख लिए। तो पहला जैसे क्या हो गया, तो जैसे वर्षा जल का संग्रहण, ये लिखिए, जैसे वर्षा जल का संग्रहण। तो जैसे ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो एग्रीकल्चर में है कृषि सिंचाई प्रणालियाँ, ठीक है, कृषि सिंचाई प्रणालियों में सुधार। इसमें आप थोड़ा विस्तार कर लीजिए कि जो इरिगेशन की विभिन्न टेक्नोलॉजी होती है, बूंद बूंद सिद्धांत वगैरह, वो लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग कोई कमेटी अगर नाम याद आता है उसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। जैसे यहाँ पर मेरे को एक कमेटी ध्यान आ रही है, मिहिर शाह कमेटी, ठीक है, मिहिर शाह कमेटी, ठीक है, मिहिर शाह कमेटी। तो मिहिर शाह कमेटी के अनुसार जितने भी अभी क्या हो रहा है, एक केंद्रीय भूजल आयोग है, एक केंद्रीय जल आयोग है,
पता नहीं कितने गंगा आयोग, वो आयोग, तो सभी को एक बनाते हुए एक केंद्रीय संस्था का निर्माण करना चाहिए, केंद्रीय एकीकृत संस्था का निर्माण करना चाहिए ताकि केंद्रीकृत जल प्रबंधन की व्यवस्था हो सके। आपने एक टाइप से दूसरा क्या है कि प्रदूषण, ठीक है, मतलब उद्योग वगैरह के हैं तो वो पानी में सीधा नहीं फेंका जाए और इस तरह से प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। इस टाइप से ये 4 पॉइंट हो गए। अब खूब पॉइंट होंगे ऐसे तो, क्योंकि जल इतना बड़ा सेक्टर है, तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। अब यहाँ पर अब क्या हो सकता है, इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। अब निष्कर्ष में क्या चीज़ आती है, निष्कर्ष लिखने का एक फॉर्मूला होता है एक तरह से। अब जैसे अगर यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट स्कीम नहीं पूछी थी तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम निष्कर्ष में लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको पहले गवर्नमेंट ये पूछा होता है कि जल संरक्षण से संबंधित गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो फिर आप समाधान लिखकर निष्कर्ष को समाप्त कर सकते थे। अब कुछ भी लिख दीजिए कि जल ही जीवन है, कुछ भी लिख लीजिए, जल ही जीवन है। जल ही जीवन की एक तरह से उक्ति को साकारित करने के लिए हमें लिख लीजिए त्रिपक्षीय रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। त्रिपक्षीय रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर एक रणनीति बनाकर कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा लिख लो कुछ भी आपको जो ध्यान आ रही है। अटल भूजल योजना, ठीक है, अटल भूजल योजना, ठीक है, अटल भूजल योजना, ठीक है। दूसरी ऐसी कौन सी योजना है, ठीक है, नमामि गंगे, ठीक है, वो भी एक तरह से। तो अभी हमने मुख्य भाग को देख लिया था। अब निष्कर्ष में सीधा लिख लो कि जल ही जीवन है कि उक्ति को साकारित करने के लिए हमें त्रिस्तरीय रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर, सरकार स्तर पर अपनाना चाहिए। अब यहाँ पर सरकार की 2-3 योजना बता लो, कुछ भी आपको याद हो। अटल भूजल योजना हो गई, नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, ठीक है, जल जीवन मिशन हो गया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना हो गया, जो राजस्थान की सबसे पॉपुलर योजनाओं में से एक है, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, ये मतलब आंसर हो गया। बस इतना ही है आंसर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस प्रकार से आसानी से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। और कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई भी अगर इसमें डिसएग्री भी आप हो सकते हो, हर आदमी का अलग अलग इसमें रहता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यूज़फुल लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार की जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।